सीजीएल एग्जाम के करंट ट्रेंड को देखते हुए एक बात मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन के रेस से बाहर कर सकता है। इस लाइव मॉक में भी अगर आपने सिली मिस्टेक किया होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके रैंक के ऊपर दिखेगा। सीजीएल में सिलेक्शन एवरेज परफॉर्मेंस से अब नहीं हो रहा है। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करना होगा, खास करके तब जब पेपर का लेवल ईजियर साइड हो, क्योंकि इजी पेपर में यू डोंट हैव द लग्जरी टू रिलैक्स बिकॉज व्हेन द पेपर इज इजी कंपटीशन बिकम्स ब्रूटल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पेपर इजी था तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बट वेट, अगर पेपर इजी है तो हम उसे और भी इजी बना सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू अवॉइड लेंथी कैलकुलेशन एंड हाउ टू यूज स्मार्ट ऑप्शन एलिमिनेशन, हाउ टू टर्न एन इजी पेपर इनटू a scoring web, because in SSC you don't compete with the paper, you compete with toppers. So let's begin. Hello and welcome to Clarity for SSC. मेरा नाम है अभिषेक एंड आज के इस सेशन में हम लोग सीजीएल मेगा लाइव टेस्ट जो टेस्ट बुक के द्वारा कंडक्ट कराया गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका बेसिक क्लियर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x का पावर 99 प्लस 1/x का पावर 99 का मान क्या होगा। ये काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं करना था। x का वैल्यू 1 पुट करते आप, ठीक, तो ये इक्वेशन क्या होता हमारा पहला वाला सेटिस्फाई हो जाता। एंड दूसरे केस में 1 क्या है, एक ऑड नंबर है एंड ऑड नंबर का पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। बट यहाँ कुछ ऐसा करना नहीं था। एक का पावर 99 जब आप करते तो 1 आता प्लस 1/1 और फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है क्या, 2। बट मुझे एक और चीज़ जानना है कि अगर क्या होता x प्लस 1/x इक्वल टू -2 होता और क्वेश्चन हमारा क्या होता, सेम होता। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो बोला है कि सीमा एक काम को 120 दिन में कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में कर सकती है और सोनिया उसी काम को 180 दिन में कर सकती है। यदि वे एक साथ वह काम करती हैं और उन्हें 3300 रुपये क्या होता है, पेमेंट रिसीव होता है, तो अंजलि का हिस्सा हमको क्या करना है, बताना है। अब आपको पता है कि किसी का हिस्सा कैसे डिसाइड होगा कि उस काम में उस आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना है। एंड कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए हम क्या देखेंगे कि उस आदमी का इफिशियंसी कितना है प्लस उसने कितना दिन तक काम किया है। बट इस 3300 को देख के मेरे दिमाग में एक डाउट हुआ कि ऑप्शन में अगर 11 का मल्टीपल होगा तो उसका हाई चांस है कि वो आंसर सही होगा। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ 3300 है, इसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बट दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि 3300 में क्या होगा जब हम एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, 11 का मल्टीपल ना हो, तो भी हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो एक डाउटफुल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये के आंसर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। एफिशिएंसी निकालने का हम प्रयास करें तो सीमा 120 दिन में काम को कंप्लीट कर रही है, अंजलि 144 दिन में कर रही है एंड सोनिया 180 दिन में कर रही है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 720 आएगा। कैसे, 12 तीनों में कॉमन है और उसके अलावा क्या बच रहा है हमारे पास, 10, 12 एंड 15। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 और 12 सब में कॉमन था तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमको इफिशियंसी दिख रहा है क्या, सीमा का इफिशियंसी आ रहा है 6, अंजलि का बात करें तो आएगा 5 एंड सोनिया का बात करें तो आएगा 4। पेमेंट हमको करना है अंजलि को तो 5 अपॉन में क्या होगा, 6 5 11 4 15, यानी 1/3 हिस्सा हमको देना होगा। 1/3 ऑफ 3300 कितना होता है, 1100। इसीलिए मैं बोला था कि इसके आंसर होने का प्रायोरिटी क्या है, हाई है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो बोला है कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और आयत का विकर्ण क्या है, x प्लस 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों को देख के हम ये बोल सकते हैं कि दोनों नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव होगा। फिर आयत की चौड़ाई जो है क्या है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है एंड आयत का परिमाप हमको बताना है। तो अब जब x इज नॉट इक्वल टू 4 हो, अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये हमारा साइड होगा, x जो कि क्या होगा, लेंथ होगा, और ये हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा, जो x माइनस 7 है। डायगोनल का अगर हम बात करें तो कितना बोला है, x प्लस 1, यानी यहाँ से भी दिख गया क्या है, x और x प्लस 1 कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल हो रहा है ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंड राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कुछ ट्रिपलेट हमको पता होता है। पहला ट्रिपलेट हमको क्या मालूम होता है, 3 4 5। तो यहाँ अगर ये b होगा तो ये l होगा और ये क्या, h का काम करेगा। अगला ट्रिपलेट जो हमको पता होता है और जिसमें दो नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है, वो क्या होता है, 5 12 और 13। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 हम नहीं ले सकते हैं। इसको अगर हम वेरीफाई करें तो ये क्या है, इससे 7 कम है एंड ये वाला क्या है, इससे 1 ज़्यादा है, यानी ये वेरीफाई हो गया। और यहाँ से हमको क्या आंसर मिलेगा, 12 5 17। और आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, 2 इंटू क्या होता है,
लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ से आंसर क्या आएगा 34। बट मान लीजिए आपको ये सब चीज़ नहीं पता है, उसके बावजूद इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे? जब दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनके, मान लीजिए ये हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगा और ये क्या करेगा, बेस का काम, और ये हमारा क्या करेगा, परपेंडिकुलर का काम। अब दोनों नंबर जब कंसेक्यूटिव है तो जब आप इसको घटाएंगे बड़े में से छोटा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x + 1। ठीक, कैसे हुआ मैं एक बार लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जब हम बेस का स्क्वायर घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, यही चीज़ मैं लिखा हूँ। तो जब आप एक बार घटाएंगे तो आपको तो 1 मिलेगा, एंड एक बार जब जोड़ेंगे तो आपको 2x + 1 मिलेगा। बराबर में होना चाहिए किसके, x - 7 के होल स्क्वायर के। और यहाँ से भी आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या एज्यूम किया था 12, तो 12 रख के अगर हमें देखें यहाँ तो क्या होगा 25, और यहाँ क्या होगा 12 में से 7 जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, हमको सिंप्लीफाई करना है। इसका मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसका अगर हम बात करें तो 3 बार में जाएगा, 14 3 42, यानी 4.2 होगा। प्लस में क्या है 5 है, इस 5 को मैं हटाता हूँ। यहाँ से क्या मिल रहा होगा, पहले अंदर का जब हम करेंगे तो 7/12 होगा, यानी -7/12 इंटू में 6/5 क्या हो गया 7/10, यानी फाइनल आउटकम हमारे पास क्या आया, माइनस में 0.7। आगे क्या है 25/10 कितना होता है 2.5। यहाँ से क्या मिला 4 5 9 2 11, 11.7 में से हमको 0.7 घटाना है, आंसर क्या आएगा 11। डेसिमल में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे एलसीएम लेने से छुटकारा मिल गया, और नीचे में क्या था 10 का मल्टीपल था, तो हम इजीली क्या कर सकते थे, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि यदि दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और ए ओ बराबर समथिंग दिया हुआ है, एंड बी ओ का भी कुछ मान है, सी ओ का भी मान दिया गया है, एंड डी ओ का भी दिया गया है। हमको क्या चाहिए, ए ओ का मान कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। अब आपको यहाँ एक चीज़ पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, इसमें अगर कोई दो कट आपस में कट कर रहा है कुछ ऐसे, अगर ये ए है, ए बी है, ये सी है, ए डी है, और ये दोनों आपस में कहाँ ओ पे कट कर रहा है, एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि ए ओ इंटू ओ बी बराबर होना चाहिए किसके, सी ओ इंटू ओ डी के। ठीक है, अब हमको हर चीज़ का मान दिया है, ए ओ का हमको क्या करना है, एग्जैक्ट मान बताना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 9x - 2 का मान हमको बताना है, तो हम ऑप्शन से बता देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 9x - 2 बराबर अगर हम 16 रख ले तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा, और क्या करेगा, इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम 9x - 2 इक्वल टू 12 रखें तो क्या x का मान 1 से बड़ा नहीं आएगा? आइए देखते हैं, अगर ये 14 होगा अपॉन में 9 होगा तो भी तो 1 से बड़ा आएगा। तो आप ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि x का मान 2 आएगा? जबकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि सिर्फ हमारा x का जो वैल्यू है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर उस पे हम जाएँ, तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आएगा 18x² प्लस 18x माइनस 4x, यानी क्या बचेगा 14x माइनस का 4 इक्वल टू में क्या होगा 28x² माइनस में 8x। ठीक है, जब एक तरफ हम लेके जाएंगे तो क्या होगा 10x², ठीक, माइनस में 22x प्लस में 4 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो इसको हम ब्रेक करेंगे किस में, -20 एंड -2 में। अब x का मान जल्दी से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइन को चेंज किए और जो a है इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब a वैल्यू हमको क्या है, लेस देन 1 है, तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ से x बराबर क्या दिख रहा है 2, एंड जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक किताब विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर किताब खरीदता है। ठीक है, यानी मान लीजिए सेलर 1 है जो होलसेलर है, एंड ये क्या है हमारा सेलर 2 है जो क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी इससे 4 रुपए का चीज़ कितने 3 में खरीद रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि जो दुकानदार बेच रहा है, यानी दूसरा वाला शॉपकीपर 2, वो 20% का लाभ चाहता है। अब उसका आप देख रहे होंगे कि कॉस्ट कितना पड़ा है 3, इसमें इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 3.6 में बेच सकता है ये। बट क्या उस बुक पे जो एमआरपी होगा वो चेंज हुआ होगा? नहीं, वो अभी भी 4 रुपए होगा। तो यही बोला है कि एमआरपी पे कितना डिस्काउंट देना होगा। तो यहाँ से अगर हम डिस्काउंट का बात करें तो कितना होगा 0.4 का डिस्काउंट 4 के ऊपर देना होगा, तो कितना होगा 10%। इतना परसेंटेज निकालना आपको पता होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 10% लिखना प्रेफर किया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5:4 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो गया 17:14 हो गया। फिर 12 साल के बाद उनके आयु का अनुपात हमको बताना है। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए
कि अगर आपके और मेरे एज के बीच का गैप 5 साल का है, तो आज से 50 साल बाद भी हमारे एज का डिफरेंस कितना होगा? 5 साल का ही होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये डिफरेंस है कितना है? 3 का, और यहाँ ये जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 का। तो ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ भी हमको 3 बनाना होगा या फिर यहाँ इसको 1 बनाना होगा। 3 बनाना आसान है तो हम बना लेंगे। कितना? 15 और 12 है। यहाँ से 6 साल बाद 6 ईयर लेटर क्या हो रहा है? रेशियो 17:14 हो जा रहा है। आगे 6 साल बाद, 12 साल बाद, यानी 6 साल तो यहाँ से हमने कंसीडर किया, यानी अगले 6 साल के बाद क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे होंगे कितने का इंक्रीज है? 2 का, यहाँ भी 2 का। तो सिंपली आप 2-2 का इंक्रीज कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आएगा? 19:16, और ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 410 एंड शेष दिन 230 लोग आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन औसतन उपस्थिति क्या होगी? इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक किए होंगे, एंड आइए समझते हैं कि यहाँ सिली मिस्टेक होने का क्या चांस था। तो आप ये सोचे होंगे कि 30 दिन में हर 7 दिन पे रिपीट होता है, तो 4 संडे आना चाहिए, जबकि ये क्या है? गलत है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए 1 तारीख को संडे है, तो अगला संडे 8 को पड़ेगा, उसका अगला संडे 15 को पड़ेगा, उसका अगला संडे 22 को पड़ेगा, एंड उसका अगला संडे 29 को पड़ेगा। यानी टोटल कितना? 5 संडे हो रहा है, ठीक है। अब आप 4 मान के करेंगे तो कैलकुलेशन तो एरर होगा ही। अब आप मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल दिन में 230 लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो इस संडे को अगर हम नोटिस करें तो कितना? 180 लोग एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना? एवरेज से, यानी 180 लोग हर संडे को एक्स्ट्रा आ रहे हैं। संडे है कितना? 5, और ये टोटल डिवाइड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज में, कितना होगा? 30। यहाँ से कितना आया? 6। आंसर हमारा क्या आएगा? 260, और यही हमारा सही आंसर होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ। हमने क्या किया? हम 230 पे एवरेज मान लिए कि 230 एवरेज है। संडे को क्या हो रहा है कि एवरेज से 180 लोग ज़्यादा आ रहे हैं। संडे टोटल है कितना? 5, तो 180 गुना 5 कर लिया। अब जो भी नंबर बढ़ता है, घटता है, वो क्या होता है? टोटल नंबर से डिवाइड होता है। उसके बाद हमको एवरेज का इम्पैक्ट पता लग जाता है, और ऐसे हमको कितना रिजल्ट मिला? 260। किसी भी क्वेश्चन में अननेसेसरी ट्रिक आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका सिंपली कैलकुलेशन से हो रहा है और उससे भी आपको दिख रहा है कि 15, 20, 30 सेकंड में हम कर ले रहे हैं, तो आपको फालतू के ट्रिक की तरफ नहीं भागना चाहिए। लेकिन अगर कोई ट्रिकी वैसा कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसको डील करूँगा और बताऊँगा तो उसका बेस्ट अप्रोच क्या है। तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त रहना है कि जिस क्वेश्चन में जो बेस्ट अप्रोच होगा वो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि अतुल, बबन और राकेश का औसत वजन कितना है? 46 केजी है। यदि अतुल और बबन का औसत वजन 39 केजी है एंड बबन और राकेश का औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम है। क्या ये तीनों लोग इन दोनों जगह पे कवर हो गए? तो हाँ, हो गए हैं। ठीक, अब अगर हम देखें कि अतुल और बबन का औसत ए प्लस बी का औसत अगर 39 है, तो इनका सम कितना होगा? 78। अच्छा, बी प्लस आर का औसत अगर 100 है, तो इनका सम कितना होगा? 100। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे 178, तो यहाँ कौन-कौन होगा? ये एक बार होगा, बबन 2 बार होंगे, एंड राकेश हमारा 1 बार होगा। यानी यहाँ एक्स्ट्रा है कौन? बबन। क्वेश्चन में हमको चाहिए किसका? बबन का औसत। औसत नहीं, सॉरी, वजन। अब 3 लोगों का औसत कितना है हमारे पास? 46 है। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 138। इससे कितना ज़्यादा है? प्लस 40। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ बबन को हमने डबल काउंट किया है, तो बबन का वेट कितना होगा? 40 केजी। अब बताने को इसमें भी बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन जब सिंपली काम हो रहा है, तो हम क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करें बिना मतलब का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि यदि 50% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? किससे किसका पूछा है? अंकित मूल्य से किसका? विक्रय मूल्य का। तो हम पहला और दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे? काट देंगे। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस जब हम डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद हमको सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है? यानी एमपी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? एसपी से, ठीक है? तो इस चक्कर में हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दी। अब हम आंसर तक अगर पहुँचने का बात करें, तो अगर 100 होगा, तो क्या होगा? 50% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? 1/2, एंड 10% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? 9/10। यहाँ से रिजल्ट हमको कितना मिला? 45। हमने एमपी माना था 100 को, एसपी हमको मिल गया क्या? 45। तो रेशियो आप नहीं निकालेंगे, 100/45 कितना होता है? 20/9। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सक्सेसिव क्यों नहीं बताया, तो आइए बता देते हैं। होगा क्या? 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% यानी माइनस का 50, माइनस का 10, प्लस होगा, दोनों माइनस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या आएगा? 500 बटे में 100, एंड यहाँ से हमको क्या मिला? माइनस में 55% का डिस्काउंट। माइनस में 55% क्या बताता है कि 100 रुपये के वस्तु को 55 रुपये कम करके हम कितने में बेचेंगे?
45, ठीक है। या फिर अगर यहीं से आप देखते तो हम क्या लिख सकते थे कि -11 अपॉन में क्या होगा 20। तो इसको जब आप इम्पैक्ट को हटाते तो क्या आ जाता अपने पास 9/20। यानी हम अगर 20% का डिस्काउंट देते हैं तो हम क्या लिखते हैं -1/5। यानी फाइनल आउटकम के लिए हम क्या लिखते हैं कि 4/5 से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यही चीज़ यहाँ से भी आप देख सकते थे, लेकिन पूछा किससे, अंकित मूल से, विक्रय मूल का। तो इस केस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी 20/9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो क्या बोला है कि यदि cot थीटा इक्वल टू x/y है और हमको इसका मान बताना है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक्सप्रेशन वो क्या है, होमोजेनिटी शो कर रहा है। मतलब कि ये साइन थीटा इंटू एक्स वाई इंटू कॉस थीटा नीचे में भी वैसा ही होमोजीनियस है, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो होमोजेनियस नेचर का आना चाहिए। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डायमेंशनली डायमेंशनली क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसको मैं प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सिमिलरिटी, होमोजेनिटी या फिर डायमेंशनली कंसिस्टेंट का यूज करके हम बिना कैलकुलेशन के आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों डिग्री क्या सेम है तो कट जाएगा, ठीक। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली फिट बैठ सकता है इस केस। लेकिन इस केस में नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में डिग्री 1 है एंड नीचे में क्या है 2 है। यहाँ क्या है, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है। यहाँ क्या है, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है। यानी ये क्या होंगे, कुछ ना कुछ लेफ्ट करेंगे। यानी डायमेंशनलिटी कैसे शो होता है, जैसे मान लीजिए एक्स जो है इसका कुछ डायमेंशन हो, लेंथ हो, फिजिक्स में ये चीज़ यूज होता है, और इसका भी एल हो, तो क्या होगा 2 इंटू में एल स्क्वायर रहेगा एंड नीचे में क्या है एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, एल प्लस एल होगा, जबकि नीचे में क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस में क्या होगा एल स्क्वायर। यानी आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे कभी भी क्या होगा, प्रॉपर कट के एक कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हम बोल सकते थे कि सिर्फ एक यही आंसर है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि के ई पोटेंशियल इन, सॉरी मैंने काइनेटिक को शायद पोटेंशियल बोल दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एंड इसके डायमेंशन का अगर आप बात करेंगे तो इसका डायमेंशन एंड इस फॉर्मूले का जब डायमेंशन आप निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एंड इसी केस में हम क्या बोलते हैं कि एल एच एस और आर एच एस का क्या होना, डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना जरूरी होता है। अब बात करें इस प्रॉब्लम का, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा, एक्स अपॉन में वाई। कॉस थीटा और साइन थीटा का अगर आपको नॉलेज हो तो हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड साइन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। ये दोनों क्या है, रेशियो है। अब इस चीज़ को आप रेशियो बनाएंगे तो एच से एच क्या होगा, कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हम एक्स और वाई को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो साइन थीटा के जगह पे हमको क्या करना होगा, वाई पुट करना होगा, एंड कॉस थीटा के जगह पे एक्स पुट कर दे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ से भी आप देख रहे होंगे तो क्या आया, 2xy अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने अपने एंड से जितना मुझे नॉलेज था और जितना ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन में बताया। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि विकास ने 2 साइकिल खरीदी, पहली 15,000 रुपये में और दूसरी 14,000 रुपये में, ठीक है। उसने दोनों साइकिल बेच दी, पहली 10% लाभ पे एंड दूसरा 20% हानि पे। 15,000 पे 10% लाभ यानी 1,500 का लाभ, एंड 14,000 पे 20% का हानि यानी 2,800 का हानि। ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 1,300 का लॉस। इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि एक नाव से 15 मीटर ऊंचे पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी अगर हम बात करें कि यहाँ एक अगर हमारा नाव है, ठीक, से एक पुल का, मान लीजिए यहाँ कोई एक ब्रिज है, फिगर कुछ ऐसा बन रहा होगा। उन्नयन कोण कितना है हमारा 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा। आपको एक गोल्डन रेशियो पता होना चाहिए, 30 के सामने 1 होता है एंड 60 के सामने कितना होता है √3। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
एक नाव से 15 मीटर ऊंचे पुल यानी एक रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 15 को, तो ये √3 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 15√3 को। ठीक, यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, अब आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ जाएगा तो यही डिस्टेंस कवर होगा ना। तो नाव को पुल के नीचे पहुंचने में लगने वाला समय यानी नाव यहाँ आए उसके लिए कितना टाइम लगेगा। अब आप हमको बताइए कि टाइम बराबर क्या होता है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो हमको पता है क्या, 15√3। स्पीड हमारा कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हमको दिया गया है मीटर में, स्पीड है हमारा किलोमीटर में, तो आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। फिर उसके बाद जिसमें पूछा है उसमें आंसर देना होगा। आंसर हमारा सेकंड में चाहिए तो इसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। आइए समझते हैं क्यों। इस 15√3 को आप क्या बोल सकते हैं कि 15 गुना अप्रॉक्स में 1.732 होता है। ठीक है, यानी 15 तो होगा ही, प्लस 73 को आप क्या लिख सकते हैं, लगभग में 3/4 लिख सकते हैं। तो 15 प्लस में क्या होता है, 15 गुना 3/4, या फिर आप 15 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 7/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 से 105, 105 को 4 से जब आप भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, 26 चौका 104 एंड प्लस में 25। ठीक है, यानी हमको डिस्टेंस मिल गया कि इतना होगा। 6 किलोमीटर पर घंटा को हम ये बोल सकते हैं ना कि वो आदमी 100 मीटर का दूरी तय कर सकता है 1 मिनट में, तभी जाके ये बोला जा सकता है कि 6 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाएगा। क्योंकि इधर भी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 60 से करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। अब हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जब 1 मिनट में वो आदमी 100 मीटर ही जा सकता है तो ये 90 सेकेंड का क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं है, तो हम हटा देंगे। अब अगर 26 में हम ध्यान दें तो ये कितना है, लगभग में 1/4 के आसपास है, यानी 60 सेकेंड का ये अगर हम चौथा भाग ले लें जो कि अप्रॉक्स में क्या आएगा, 15 सेकेंड के आसपास। 1/4 लेंगे तो हमारा आएगा कितना, 25, लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ भी 15 तो आएगा लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो कैलकुलेशन से छुटकारा लेने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपने पास होना ज़रूरी होता है, और जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। आई होप पसंद आया होगा। बोला है कि एक आयताकार भूमि की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर और एक तरफ की लंबाई है 20, तो चौड़ाई कितना होगा, 5। 20 गुना 5 ही तो 100 होता है। लेकिन जब हम फेंसिंग करते हैं तो पेरीमीटर, जैसे मान लीजिए एक शेप है, फेंसिंग आप करेंगे तो इसी किनारे पे आप लगाएंगे ना, तो यानी पेरीमीटर देखना होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 20 प्लस 5 कितना आएगा, 25 दूनी 50 आ गया। अच्छा, 1 मीटर के लिए 30 रुपया लग रहा है तो 50 मीटर के लिए 1500 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई क्या है, x है। चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। यानी अगर हम चौड़ाई का बात करें तो कितना है y, एंड लंबाई का बात करें तो y के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि y का 4 गुना यानी 4y प्लस में 4। ठीक है, यही चीज़ होना चाहिए। हमको क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो हमको दिख रहा है कि ये दो ऑप्शन जो है ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डी हमारा क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक, और निगेटिव आएगा तो इमेजिनरी हो गया। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब जब सी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या होगा, माइनस में आएगा, एंड बी जो है क्या है, सी से छोटा है, तो पूरा रिजल्ट हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। अब बाकी के दो ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो हम क्या देखेंगे कि पहले को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x इक्वल टू क्या, 900, एंड दूसरे वाले को हम क्या लिख सकते थे, x² प्लस 4x बराबर में क्या, 900। यहाँ से इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 4। इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 225 गुना 4, ये 4 इधर भाग में आएगा। ऐसे ही अगर आप इधर करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 4 एंड अपॉन में क्या आएगा, 4। अब लेंथ यानी कि x का अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 4 होना चाहिए, अपॉन में 4 होना चाहिए y की जगह पर। ठीक है, तो x होगा, इस जगह पे क्या होना चाहिए था,
निगेटिव होना चाहिए था, यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो इसको भी हम कैंसिल आउट किए, हमारा आंसर क्या होगा 1 नंबर। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन, इन सब का यूज करके ना आप पेपर को थोड़ा आसान बना सकते हैं। और जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ बताने समझाने जैसा है, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि सुनैना और रीमा 3:8 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। कुल लाभ कितना है? 3927 रुपये। तो क्या बोला है कि सुनैना और रीमा के लाभ के बीच का अंतर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो 3 और 8 11 होगा। 11 से अगर हम यहाँ भाग दे तो क्या मिलेगा? 11 3 33, 11 पचे 55, बचा 7, 11 सते 77। इनके अंतर का अगर हम बात करें तो कितना 5 यूनिट का अंतर है। 5 में हमको 357 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 35 बचे कितना होता है? 175, यानी 1750 होगा। प्लस 7 बचे क्या होगा? 35। आंसर क्या आया हमारा? 1785। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक बेईमान दुकानदार दालों को लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत का अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, 50/950 होगा। कैसे? हर 950 के तौल पे वो 50 ग्राम क्या करता है? मार लेता है। और यहाँ से क्या दिख रहा है कि 1/19 होता है 5.26। लेकिन इन टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, दुकानदार अपने जेब से कितना का माल दे रहा है? 950। मान लीजिए वो किसी होलसेलर है, एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। होलसेलर से ये जब खरीदा होगा तो जो सीपी दिया होगा उसमें कितना मिला होगा? इसको 1000 ग्राम मिला होगा। लेकिन जब ये आपको बेच रहा है तो सीपी आपसे ले रहा है। ठीक है, प्राइस में कोई कमी या अधिकता नहीं बोला गया है, सिर्फ क्या बोला गया है कि वजन में छेड़छाड़ हो रहा है। वजन आपको कितना दे रहा है? 950 ग्राम। अब आप यहाँ से देखें तो इसके गोडाउन से सिर्फ माल निकला कितना? 950 ग्राम, लेकिन इसके पॉकेट में सीपी तो आ गया। यानी ये जो 50 ग्राम बच गया, अगर ऐसे ही करके 19 कस्टमर के लिए ये 50-50 ग्राम मार ली तो ये कस्टमर को ये दे देगा 950 ग्राम माल। और जब 950 ग्राम माल ये किसी कस्टमर को देगा तो हम क्या बोल देंगे कि जो सीपी था उतने का प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए 950 ग्राम का पैकेट है अभी, जो एक कस्टमर को दे रहा है, बट जो ये पैकेट ओरिजिनली खरीदा था वो कितना 1000 ग्राम का पैकेट था। अब आप बताइए कि इसमें से 50 ये निकाल लिया। ऐसे 1000 ग्राम का अगर पैकेट है उसमें से 50 ग्राम ये निकाल के वो 950 ग्राम का पैकेट बनाना चाहे तो कितने पैकेट के साथ छेड़छाड़ करना होगा? 19 पैकेट के साथ। 19 पैकेट के साथ ये छेड़छाड़ करके क्या करेगा? एक नया पैकेट बना देगा। यानी इसके पास का 19 पैकेट कस्टमर के पास वो 20 पैकेट बन के चला जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पैकेट का प्रॉफिट हो रहा है 19 पैकेट पे उसको। ठीक है, यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में किया था, तो मैं अपने एंड से समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, 2-3 तरीके से और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि एक वस्तु का आकार 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है। 63 इंटू 42 इंटू 21 के मापने वाले बॉक्स में ऐसे कितने लेख पैक किए जा सकते हैं? 9 से आप काटिए 7 बार में, 6 से ये जाएगा 7 बार में, 3 से ये जाएगा 7 बार में। आंसर हमको मिलेगा क्या? 343। अब यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ कोई डायमेंशन मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए डायमेंशन क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेम चीज़ है। तो ये आपस में कट गए ना। यही चीज़ मैं प्रीवियस क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था कि अगर डायमेंशन लेके आप देखते उस ट्रीवो के क्वेश्चन को तो आपको दिख जाता कि डायमेंशनल तरीके पे कंसिस्टेंट होने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन सुटेबल था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि 52 पत्तों के पैक में से सभी बादशाह, रानी और इक्के हटा दिए गए। अगर हम किंग का बात करें तो एक पैक में कितना होता है? 4। क्वीन का बात करें तो कितना होता है? 4। इक्का का बात करें तो कितना होता है? 4। यानी हमने टोटल 12 कार्ड हटा दिए। शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, यानी 52 कार्ड टोटल होता है एक पैक में, इसमें से 12 हट गया, बचा कितना अपने पास? 40। फिर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काला फेस कार्ड होगा
इन 52 में अगर हम बात करें तो 2 कलर होता है, रेड और ब्लैक, ठीक है? ब्लैक का आधा एंड रेड का आधा, यानी इस 40 में भी क्या होगा, रेड और ब्लैक आधा-आधा होगा। रेड और ब्लैक भी आपस में क्या होते हैं, 2 भागों में बँटते हैं, ठीक है? यानी एक कलर का कार्ड 26-26 होता है। और अगर हम बात करें कि एक तरीके का कार्ड, जैसे 4 तरीके का कार्ड होता है, स्पेड, डायमंड ऐसे करके 4 तरीका होता है। यानी प्रत्येक कार्ड जो सिमिलर तरीके के हों वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब हमने 12 निकाल दिया, 40 कार्ड हमारे पास बचा है। अब फेस का एक कार्ड हमारे पास बचा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, जैक, ठीक है? जैक का 4 कार्ड अभी भी है। यानी इस जैक के 4 कार्ड में भी क्या होगा कि 2 ब्लैक होगा एंड 2 क्या होगा, रेड होगा। हमको क्या चाहिए कि काला हो और फेस कार्ड हो, तो काला कितना हो सकता है, 2, यानी 2 में से कोई एक कार्ड हम ले लेंगे एंड 40 में से कोई हमको एक कार्ड लेना है। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1/20 परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पॉसिबल आउटकम अपॉन में क्या, टोटल आउटकम, ठीक है? टोटल आउटकम है हमारा 40। अब 2 ही फेस कार्ड हैं जो ब्लैक कलर के हैं, तो इन्हीं में से पॉसिबिलिटी हम देखेंगे ना, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि 7 पुरुष और 2 महिला मिलकर एक पुरुष और एक महिला के काम का 5 गुना काम करते हैं। यानी 7 मैन प्लस 2 वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 मैन प्लस 1 वुमेन। एक पुरुष और एक महिला कार्य की क्षमता का अनुपात हमको बताना है। मेन को एक तरफ आप लेके आएंगे तो 2 मैन बराबर में हो जाएगा क्या, 3 वुमेन। मेन इज टू वुमेन का अगर हम बात करें तो क्या होगा, 3:2, और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि धातु पर निकेल प्लेटिंग की दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। यदि एक ठोस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निकेल की प्लेटिंग की लागत 600 है। अब जो ठोस अर्धगोला होता है उसके वक्र पृष्ठीय का अगर हम बात करें तो कितना होता है, 2πr²। एंड क्या बोला है, कुल पृष्ठीय का अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, 3πr²। अब 2πr² का वैल्यू दिया है कितना, 600, तो 3πr² का कितना होगा, 900, ठीक है? कुल पृष्ठीय में क्या होता है, मान लीजिए ऐसा कोई सॉलिड हेमीस्फीयर है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब 2πr² तो इसका होता ही है, प्लस इसके अगर एरिया का हम बात करें तो कितना होगा, πr²। जब ऐड करेंगे तो 3πr²। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि यदि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष -3 और 1, 0 और -2 है, नाभिक मूल बिंदु है, यानी ओरिजिन जो है हमारा सेंट्रॉइड वो क्या है, 0 0 है, ठीक है? नाभिक यानी केंद्रक, ठीक है? टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हालांकि न्यूक्लियस लिखा है, सही मैथमेटिकल टर्म सेंट्रॉइड लिखना चाहिए था, ठीक है? आगे बोला है तीसरा शीर्ष अल्फा बीटा है, तो हमको इसका मान बताना है। केंद्रक यानी सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 प्लस y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, ठीक? अब यहाँ इसका मान 0 है और इसका भी मान 0 है। इस केस में क्या होगा, -3 0, यानी इस अल्फा को +3 होना ही पड़ेगा तब जाके 0 बनेगा। दूसरे केस का बात करें तो +1 -2 -1, यानी इसको क्या होना होगा, +1 होना होगा। अब हम सीधा अल्फा और बीटा का मान रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि a² बराबर है l इंटू बी के। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लेंथ का हम बात करें तो क्या है, a+6 है। और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी a-4 है। ये ब्रेथ हो गए, यानी बीच में आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर का साइड कहीं आ रहा होगा, ये यहाँ। इस चीज को देख के आपको कुछ समझ आया कि ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एंड प्रोपोर्शन में होना क्या बताता है कि ये जीपी में होगा, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ अगर अंतर हम देखें तो 6 का है और यहाँ अगर अंतर हम देखें तो 4 का है, ठीक? यानी यहाँ से अगर हम देखें तो कितना, मल्टीप्लायर कितना है, 1.5,
यानी यहाँ भी मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा 1.5 ही होगा। बाकी क्वाड्रेटिक बना के कैसे होगा वो आपको पता होगा। मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से पहला ऑब्जर्वेशन है कि ये जीपी में होगा, मल्टीप्लायर हमको दिख गया कि 1.5 होगा। अगर बी को हम एक्स मान लें तो ये हमारा क्या होगा 3/2x होगा। एंड एल हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 9/4x होगा। अब पेरीमीटर के लिए हमको इन दोनों को जोड़ना होगा तो क्या होगा 13x/4 होगा। इनटू में क्या करना होता है 2 करना होता है, ठीक है। यानी यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा 13 का मल्टीपल होगा। 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, वो क्या है 52 है, ठीक है। तो आप ऐसे जा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग से। ये सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप मैथ को सीखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में आने लगता है, तो आपको बहुत जगह हेल्प करता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए। किसका है a+6 a-4 बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर के, और यहाँ से आप ए का मान लेके आइए और सॉल्व कर लीजिए। बट मुझे लगा कि ये बेस्ट अप्रोच है, तो मैंने इस चीज़ को बताया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि यदि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 साल के लिए 7500 रुपये उधार लेता है, बी पहले साल के लिए 9%, दूसरे साल के लिए 10, अगले 2 वर्षों के लिए 6% पर साधारण ब्याज समान राशि उधार लेता है, ए और बी द्वारा कुल कितना साधारण ब्याज चुकाया जाता है, ठीक है। यानी ए के केस में हम बात करें तो ये कितना देगा 32%, एंड बी के केस में अगर हम बात करें तो कितना देगा 9 और 10 19 और 12 31%। अच्छा, प्रिंसिपल है हमारा कितना 7500, यानी टोटल इसका 63% देना होगा। अब इस 63 को देख के हम एक चीज तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो भी होगा क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल अगर हम देखें तो पहला है 7 2 9 4 5 9, इसका बात करें तो नहीं है, इसका अगर हम बात करें तो है, एंड इसका अगर हम बात करें तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। बट 9 के मल्टीपल होने के साथ साथ 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 7 के मल्टीपल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ क्या आएगा 271 आएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो कितना आएगा 721 आएगा, और यहाँ अगर हम बात करें तो 541 आएगा। 7 से अगर कटने वाला आप देखेंगे तो ये नहीं कटता है। 7 एकम 7 7 0 3, यानी 103 बार में ये जाएगा, तो ये होगा 7 और 8 56 7 7 49 5, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है। हालांकि यहाँ आप कैलकुलेशन भी करते तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 75 को कुछ नहीं 3/4 लिख लीजिए, गुने में 63 कर लीजिए। 63 यहाँ कितना होता है 189 अपॉन में 4। अब 3/4 बनाने के लिए हमने क्या किया है, नीचे में 100 लेके आए हम, तो ऊपर भी तो 100 जाना चाहिए, तो यानी यहाँ पे क्या होगा 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब आप कैंसिल करेंगे 4 चौका 16 4 7 28, यहीं से दिख गया कि 4700 से ज़्यादा आंसर हमारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 38 है, यानी L+B+H बराबर क्या है 38। इसके विकर्ण का लंबाई का अगर बात करें तो कितना है 22, एंड विकर्ण का लंबाई होता क्या है L² + B² + H², यानी इसका एक बार और स्क्वायर हम कर दे तो 484 बराबर क्या होगा L² + B² + H²। घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB BH + HL। अब इन दोनों चीज को देख के आपको ये दिख गया है कि ये चीज कैसे निकलेगा, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका एक बार आप स्क्वायर कीजिए और इस चीज को घटा दीजिए। 38 का स्क्वायर माइनस में 484 हमको घटाना होगा, यानी यहाँ से क्या आया 1444 माइनस में 484, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 960, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये रहा आज के सेशन का 25 क्वेश्चन और उसका मेरे समझ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन। जिस क्वेश्चन में जो बेस्ट हो सकता था मैंने बताया है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई चीज़ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा।